नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ, कल गवर्नमेंट ने बोला है कि वक्फ आएगा और जिस तरह से हम देख रहे हैं काले पट्टे के साथ शुरू हुआ, एक प्रोटेस्ट किया गया जामा मस्जिद के अंदर, लेकिन वहां पर जंतर मंतर के अंदर, लेकिन वहां पर कुछ निकला नहीं ज्यादा, कुछ कुछ जमा नहीं। वहां पर कुछ लोगों को बुलाया गया, जैसे हमारी सुश्री सबसे प्यारी एमपी महुआ मित्रा को उन्होंने वहां पर 200 करोड़ मुसलमानों का नाम ले लिया। तो वो हुँ, थोड़ा मेरे को लगा नहीं कि इनको अच्छा लगा यार, ये चला नहीं, इसको जरा साइड करो। उसके बाद ऑनलाइन पूरी साजिश रखी गई और दो तीन जगहों पे हमने रायट भी देखे, और जो पिछले 10 साल में एक एक घटना बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो क्या आप इन चीजों को सर कनेक्टेड मांगते हैं वक्फ से, जो थोड़े से अभी हंगामे चल रहे हैं, जो थोड़ा सा एक क्या बोलूं सर, जो थोड़ा सा यू नो एक वायलेंस की तरफ जो माहौल गया है दो तीन जगहों के अंदर, आपको क्या लगता है सर, ये प्योरली वक्फ का है कि इसके अंदर कुछ और भी है? देखिए ये है हताशा, ये है कुंठा, ये है बौखलाहट, ये बहुत सारी ताकतें हैं। ये सब मिल मिलाकर के 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी को रोकना चाहते थे कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनने पाए। अब वो तो कर नहीं पाए, सीटें तो उनकी घट गई, 32 सीटें कम रह गई पूर्ण बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भी 2019 में भी पूर्ण बहुमत मिल गया था। 2024 के इलेक्शन में 32 सीटें कम रह गई, लेकिन एनडीए की जो स्ट्रेंथ थी वो 293 थी। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और ये ताकते रह गए। इन्होंने एक हवा बनाने की कोशिश की थी देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, कि जैसे 240 सीटें जीत करके मोदी जी तो हार गए हैं, उनकी तो हार हो गई है, और 99 सीट जीत करके कांग्रेस जीत गई है। लेकिन वो फेक नैरेटिव तो फेक ही होता है, वो चल नहीं पाया। वो कितनी दूर तक आप उसको लेकर के जाते, और वी के आप ये आकार बना करके कितनी देर तक अपने आप को मूर्ख बनाएंगे? लोगों को तो नहीं बना सकते, अपने आप को कब तक मूर्ख बनाएंगे? अब मोदी जी का ये तरीका है साहब काम करने का। वो जो 13 साढ़े 13 साल उन्होंने गुजरात में काम किया है, तब भी हमने देखा है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी हम देख रहे हैं। वो जिन जिन मोर्चों पर जो जो फैसले लेना चाहते हैं, टाइम देख करके, अनुकूलता देख करके और समय देख करके, कब कौन सा स्ट्रोक खेलना है, कहाँ बॉल को रोक करके क्रीज पर टिके रहना है, कौन सा बॉलर जिसकी ताकत थोड़ा सा जरा जाया करनी है, और कौन से ऐसे टाइम है जब उठा उठा करके छक्के मारने हैं स्टेडियम से बाहर, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आर्थिक सुधारों का मोर्चा हो, सामरिक हो, आपका रक्षा से लेकर के और विदेश नीति, तमाम मोर्चों पर हमने देखा है, और घरेलू मोर्चों पर भी बहुत सारे फैसले उनके ऐसे हुए हैं। जब भी वो कोई फैसला लेते हैं बहुत ठोक बजा करके और तैयारी करके फैसले लेते हैं। वक्फ बिल के लिए अगर वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जरा देखिए, तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये विपक्ष की मांग नहीं थी कि इसको जेपीसी को सौंपा जाए। ये खुद सरकार का फैसला था कि भाई इसको हम जेपीसी को दे देते हैं। वहाँ सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे, वो बैठ कर के परामर्श करेंगे, वो सुझाव देंगे और क्या-क्या करना है, इसमें क्या-क्या संशोधन करने हैं। यानी सबको बांध दिया। किसी को ये कहने का मौका नहीं छोड़ा कि भाई हमारा हमारी ये नहीं सुनी गई या हमारा वो नहीं सुना गया। बात सबकी सुनी, कर वो वही रहे हैं जो उनको करना था। यानी जो पुराने वक्फ बिल में तमाम तरह की खामियां थी, उनको सुधार करके उसको ठीक तरीके से निगमित करना, पारदर्शी बनाना, जवाबदेह बनाना, और वो जो एक तानाशाही चल रही थी, संविधान से भी ऊपर जाकर के जो
जिस तरीके से वक्फ बोर्ड काम कर रहा था कि साहब हम ये कह देंगे कि ये हमारी जमीन है, ये पूरे का पूरा गांव हमारा है, पार्लियामेंट जिस जमीन पर बनी है ये भी हमारी है, आईजीआई जहां बना हुआ है, एयरपोर्ट वो भी हमारी जमीन है, और उसके बाद आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर नहीं सकते। तो बड़े महान महान काम इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कर रखे हैं। उनमें से एक काम ये भी करके गई थी वो कि साहब वक्फ की जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है, उनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब मोदी सरकार आई है तो वो कर रही है कि नहीं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भी उठाया जा सकता है। मामले को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेंगे। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उस वक्फ बोर्ड में, दूसरे समुदाय के लोगों को भी, यानी गैर मुस्लिमों को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है दिया जा रहा है। तो अब सबके पेट में दर्द हो रहा है। उनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी हैं वक्फ के नाम पर, और जो मुनाफा कमा रहे हैं, जो इस्लाम में एक्चुअल में हराम है। तो वो ज्यादा परेशान हैं, उनके पेट में ज्यादा मरोड़ है। और जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं और उनको यूनाइट करके, ध्रुवीकृत करके उनके वोट लेते हैं, वो दिखावटी तौर पर समझ लीजिए या उनकी राजनीतिक मजबूरी समझ लीजिए, वो वैसे हंगामा कर रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं, हंगामा तो होगा, इसको पेश करने से भी रोकने की कोशिशें होंगी। पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी प्ले कार्ड भी दिखाए जाएंगे, हंगामे भी होंगे, शोर शराबा भी होगा। ये कोशिश भी होगी कि पेश ही ना होने पाए, फिर ये कोशिश होगी कि पास ना होने पाए। ये लोग भाषणबाजी भी करेंगे, वो भी हम देखेंगे, लेकिन जब पास करने की नौबत आएगी तो फिर हंगामा करेंगे। तो कोशिश तो इनकी पूरी होगी, लेकिन आज समय बदल चुका है आदि जी। ये वो दौर नहीं है जब 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में ये कहा जाता था कि भाई चलो लोकसभा में तो इनका बहुमत है, लोकसभा में तो पारित करा लेंगे, राज्यसभा में कैसे होगा। तो अब तो राज्यसभा में भी उनका बहुमत हो रहा है। अब तो राज्यसभा में भी उनकी कोई मजबूरी नहीं है। पहले तो नवीन बाबू की तरफ देखना पड़ता था या जगन मोहन रेड्डी की तरफ देखना पड़ता था, तो अब तो राज्यसभा में भी स्थिति बहुत साउंड है उनकी, तो वो कर ले जाएंगे इसको। और मेरा कहना ये है कि साहब ये देश हित में बहुत जरूरी है, किसी और ने नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो 1,30,000 के आसपास वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 90% के कोई कागज ही नहीं है, कोई दस्तावेज ही नहीं है। तो भैया ऐसी जमीनें तो आपके कब्जे से वापस ली ही जाएंगी। या तो कागज दिखाओ, दस्तावेज दिखाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ जी। सर कल बोल रहे हैं 12 बजे सुबह इसकी प्रेजेंटेशन होगी और बोल रहे हैं कि 8 घंटे इसके ऊपर चर्चा होगी, ये सब होगा। वो चर्चा वर्चा तो कुछ होने नहीं वाली, आपको भी पता है, वहां पर हु हा हंगामा होगा। बट वो सब छोड़ते हैं सर, मेरे को ये बताइए, एनडीए के पार्टनर्स में से अभी टीडीपी की तरफ से तो आ गया भैया, हम तो पूरी तरह सहमत हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि उनके 2-3 जो सजेशन थे उनको भी ले लिया गया है। सरकार ने अपने बिल के अंदर जो भी उनका था वो ले लिया गया है। तो एक वो है, और दूसरा जेडीयू की तरफ से अभी कुछ कॉन्क्रीट आया नहीं है। खैर ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स जो है ना सोर्स बेस्ड होती हैं सर। सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स पे उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना आपको याद होगा 4 जून के बाद हर रोज कभी तो चंद्रबाबू नायडू भाग रहे होते थे, कभी नीतीश कुमार भाग रहे होते थे। तो अब क्या विश्वास करें सर, और क्या दिखता है आपको कल एनडीए के गठबंधन के बीच में? देखिए 36 सीटें हैं कुल मिलाकर के, 16 सीटें हैं टीडीपी के पास, 12 सीटें हैं जेडीयू के पास, 5 सीटें हैं चिराग पासवान के पास, 2 सीटें हैं आरएलडी जयंत चौधरी के पास, और 1 सीट है जीतन राम मांझी के पास। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं, तो ये 36 सीटें और कुछ और इनके घटक सहयोगी हैं, और
करीब 17 के आसपास निर्दलीय सांसद हैं जिनको मोदी सरकार को जिनका समर्थन हासिल है। तो 293 सांसद उनके पास हैं। टीडीपी का बयान आ गया है, हम साथ हैं पूरी तरीके से वक्फ बिल के। चिराग पासवान का भी आ गया है, बाकी लोगों का भी आ गया है। जेडीयू के प्रवक्ताओं के अंतर विरोधी बयान आए हैं। रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका बयान आया है कि हम बिल के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के साथ हैं और बिल पास होगा। ललन सिंह का और केसी त्यागी का थोड़ा सा अभी के जी कल सदन में हम लोग अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। ये जो जेडीयू के भीतर आपको थोड़ी सी पोस्चरिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी सी चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है, जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं और आखिरी टाइम तक एक ऊहा-पोह की, एक कंफ्यूजन की स्थिति दिखाए रखना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, और इनको लगता है कि बिहार में कुछ पॉकेट हैं जहां पर मुस्लिम जो हैं वो जनता दल यू को सपोर्ट करते रहे हैं। सॉरी, मैं तो आपको यहाँ पर रोकूंगा एक सेकंड के लिए। जो चिराग पासवान के जो टेढ़े मेढ़े से अभी 2-4 दिन से हम देख रहे हैं, ये उसी के कनेक्शन में आप देखते हैं सर, ये लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा फोकस है रादर देन नेशनल पॉलिटिक्स? बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़े। तो ये इनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। बाकी तो 3 दिन पहले अमित शाह जब बिहार और पटना के दौरे पर गए थे और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो क्या बात हुई होगी? यही सब बातें हुई है। जिस तरीके से टीडीपी ने 2-3 सुझाव दिए थे वक्फ संशोधन बिल के लिए, उसी तरीके से कुछ सुझाव जेडीयू की तरफ से भी आए थे, तो उनको भी कंसिडर कर लिया गया है। अब ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए और जो मुस्लिम कम्युनिटी है बिहार की, उस तक ये मैसेज देने के लिए है। और इनके एक प्रवक्ता हैं, इनके एक नेता हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं इस समय, संजय झा, वो कह रहे हैं कि साहब नीतीश जी हमेशा मुसलमानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और अभी भी हम मुसलमानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, वो तो सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन जब ये बिल पास होगा तो आप पास कराने वालों में होंगे, क्योंकि ये सारा कुछ पहले ही तय हो चुका है। अच्छा, उससे पहले जो बयानबाजी करनी है, जो दिखावा करना है, वो आप कर लीजिए। तो बकैती तो एनडीए के कुछ घटक दल भी कर रहे हैं और विपक्षी दलों के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन इसके पास होने में कहीं कोई संशय और कोई रुकावट मुझे दिखाई दे नहीं रही। सर, ये जो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे ये काला पट्टा बांध के ये करेंगे, वो सब चीजें करी गई हैं और उसके ऊपर हमारे योगी साहब ने पहले ही, और समझ में आता है क्योंकि योगी साहब ज्यादा टफ हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक कदम आगे रखते हैं अपना। बट वहां पर आपने ये देखा कि ये जो थोड़ा सा बाहर भी आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, हमारे जो 2-4 सो कॉल्ड प्रवक्ता बाहर बैठे हैं, उन्होंने भी चीजें बोलनी शुरू करी हैं, ये सब चीजें होनी शुरू हुई। और एक सिंबोलिज्म की तरफ अगर आप माने मेरी बात, तो सिंबोलिज्म की तरफ ये लोग जा रहे थे। तो क्या आपको लगता है ये सिंबोलिज्म सिर्फ सिंबोलिज्म है कि इसके अंदर कुछ एक्चुअल में इतना गुस्सा है कि सड़कों पे कुछ करने की इनकी कोशिश रहेगी? कई लोग ये बोलते हैं कि 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी तरह के हिंट्स आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस चीज को सर? मुझे नहीं लगता आदि जी। 3 घटनाएं हुई हैं। एक जंतर मंतर पर इनका प्रदर्शन, जिसको मैं फ्लॉप मानता हूं। वहां एक तो जंतर मंतर जो है वो जगह ही कितनी बड़ी है, आपने भी देखी हुई है। बहुत छोटी सी जगह है, वहां पर कितने लोग आ जाते हैं? 2000, 4000, 5000, इससे ज्यादा की जंतर मंतर की औकात नहीं है कि वहां पे भीड़ को जो है, और परमिशन भी नहीं मिलती है इससे ज्यादा भीड़ की, वहां पर जगह ही नहीं है। तो वहां पर इन्होंने अपनी भड़ासें निकाल ली, जो इनको कहना था कर लिया। दूसरा मौका, जुमा अलविदा। वक्फ बोर्ड ने कहा कि जितने भी नमाजी हैं वो सब काला पट्टा बांध करके नमाज अदा करें।
मैंने देखा है कि बस चुनिंदा लोगों ने ही अपनी बाहों पर वो काली पट्टी बांधी हुई थी। अधिकांश नमाजी जो है वो बिना काली पट्टी के ही नमाज पढ़ रहे थे। तीसरे, ईद के दिन भी। अब आप असदुद्दीन ओवैसी का देखिए, उन्होंने बयानबाजी की कि साहब सड़कों पर चलने वाले कांवड़ियों के ऊपर तो पुष्प वर्षा होती है और हमें सड़कों पर चलने से रोका क्यों जाता है, नमाज पढ़ने से क्यों रोका जाता है, ये दोहरे मानदंड हैं। फिर एक तौकीर रजा है, ये बरेली से मौलाना है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो रोक करके दिखाओ, मैं हिंदुस्तान में किसी भी सड़क पर जाकर के नमाज पढ़ सकता हूँ। एक कैराना की सांसद है समाजवादी पार्टी की, इकरा हसन। इनकी मम्मी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, इनके पापा भी रहे, एमएलए भी रहे, सांसद भी रहे, इनके भाई भी अभी एमएलए हैं और ये हिंदुओं की वोटों से जीतती हैं। ये गुर्जर मुसलमान ये कहे जाते हैं। तो उसने बयान दे दिया कि जी सड़कों पर नमाज होती आई है, सड़कों पर नमाज होगी और आगे भी होगी, कोई रोक नहीं सकता है। मैं देख रहा था बड़े ध्यान से, मैंने चश्मा भी बदला अपना कि हो सकता है एक चश्मे से ना दिखाई दे रही हो कोई खबर। मुझे असदुद्दीन ओवैसी कहीं सड़क पर नमाज दिखाई नहीं दिया, मुझे इकरा हसन भी कहीं नहीं दिखाई दी, तौकीर रजा भी कहीं दिखाई नहीं दिया। ये इतने बदमाश लोग हैं, ये लोगों को भड़काएंगे, हाँ। जहरीले भाषण देंगे, सरकार को, सत्ता को, पुलिस को, प्रशासन को चुनौती देंगे और जब मौका आएगा तो बिल में घुस जाएंगे, जाकर के मस्जिद में नमाज अदा करके चले आएंगे। तो खुद ही इनकी इतनी कमजोरी सामने आ चुकी है कि ये लोग अब सिर्फ और सिर्फ बकैती करेंगे, बयानबाजी करेंगे। इनको पता है शाहीन बाग एक ही बार हो सकता है। इनको पता है वो 13 महीने का जो प्रायोजित आंदोलन था, वित्त पोषित आंदोलन था दिल्ली का, वो एक ही बार हो सकता है। इनको पता है अभी खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर क्या हाल हुआ है और अब तो अरविंद केजरीवाल की पंजाब सरकार उनमें लठ बजा रही है, उनको ढूंढ ढूंढ करके गिरफ्तार कर रही है। तो इनको कोई गलतफहमी है नहीं। ये अब अगर करने की कोशिश करेंगे भी ना, तो अभी पीटीआई के साथ में योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें असदुद्दीन ओवैसी के इस कमेंट पर योगी जी का बयान, वो कमेंट मांगा गया कि साहब कांवड़ियों के ऊपर तो पुष्प वर्षा भी होती है, वो भी तो सड़कों पर चलते हैं। तो योगी जी ने कहा कि हाँ सड़कों पर चलते हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। सदियों से कांवड़िए बद्रीनाथ से आपके ऋषिकेश से, हरिद्वार से कांवड़ लेकर के शिवालयों तक पैदल चल करके ही जाते हैं। सड़कें पैदल चलने के लिए ही बनी हैं, व्हीकल्स चलने के लिए ही बनी हैं, नमाज अदा करने के लिए नहीं बनी है। और इनके भी मुहर्रम के और दूसरे जुलूस निकलते हैं, वो सड़कों पर ही निकलते हैं, कोई नहीं रोकता है। लेकिन नमाज अगर अदा करनी है तो ईदगाहों में और मस्जिद में जाकर के करिए। आपको सड़कों पर अगर नमाज पढ़नी है तो फिर ईदगाह और ये मस्जिद किस लिए है। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि 66 करोड़ सनातनी अगर शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हंगामे के, बिना नारेबाजी के, बिना प्रदर्शन के गंगा मैया में जाकर के आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं और फिर शांति के साथ अपने गंतव्यों को लौट सकते हैं, तो जरा ये जो हंगामा करने वाले, सड़क जाम कर देने वाले, सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद करने वाले हैं, इनको उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठान कैसे होते हैं और पर्वों को कैसे मनाया जाता है। ये जो टीडीपी के 3 अभी जो आए हैं सर, इन्होंने बोला है, इसका आप समझाएँगे क्या बोलते हैं ये वक्फ नॉ यूज़र बाय यूज़र नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, कलेक्टर नॉट फाइनल अथॉरिटी और 6 महीने की जो डेडलाइन है डिजिटल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उसको एक्सटेंड करने की बात बोली है। और सब लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मान ली गई है। तो इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है सर?
मैंने बहुत डिटेल उसको अभी देखा नहीं है, लेकिन चूंकि मोदी सरकार टीडीपी और जेडीयू और कुछ दूसरे छोटे दलों के सहयोग से चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ कंसिडरेशन हुए हों। हम्म। पहले से ही वैसे इस वक्फ बिल और इसके ड्राफ्ट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि ये तो इविल लॉ है, कानून है, इसको तो खत्म ही कर दिया जाना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो वो नहीं मानता एक्चुअली, बट इन एनी ये केस, हाँ। हाँ, इसमें इसमें कहा गया है कि भाई ठीक है, आप संशोधन कर रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे हैं, निगमित कर रहे हैं। अब जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट है, वो जरा एक बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर पता लगे कि जो टीडीपी की चिंताएं हैं या जो संशोधन कराना चाहते हैं, उससे गवर्नमेंट सहमत है या नहीं है। क्योंकि हम्म। जेपीसी की जो कवायद हुई है, वो इसी चीज के लिए हुई है। अब जेपीसी ने जो भी अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, जितने भी संशोधन करने के लिए कहा है, वो सरकार ने माने हैं। विपक्षी दलों की तरफ से करीब 40 अ, संशोधन लाए गए थे और 40 सुझाव दिए गए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर ये 40 मान लिए जाएं, तो फिर तो फिर बचा पुराने क्या? कानून में नए कानून में अंतर ही क्या रह जाएगा। अंतर ही क्या है सर? अब मुझे पता नहीं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये हमेशा होता है सर, हमारी मीडिया एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट करके डाल देती है। तो मैं आपसे एब्सोल्यूटली एग्री करता हूँ कि कल तक वेट करना चाहिए, जब फाइनल बिल आएगा उसके ऊपर देख के फिर उसकी स्पेसिफिक्स पे बात करते हैं। तो चलते हैं वापस सर, थोड़ा राजनीति पे। आज अभी पता चला है कि जो इंडिया अलायंस है वो पूरी तरह से एक उन्होंने मीटिंग बुलाई है, एक फ़ोटोएँ भी आई हैं, बड़े सारे लोग बैठे हैं टेबल के ऊपर, लेकिन सब लोग ऐसे करके बैठे हैं। तो अब इसका मैं क्या मतलब निकालूँ सर? इनको थैंकफुल होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति। अभी आप देखिए, बजट सत्र में पूरा बजट सत्र निकल गया, अभी 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। 4 अप्रैल तक इनकी एक मीटिंग नहीं हुई, पूरे इंडी गठबंधन की फ्लोर मैनेजमेंट के लिए एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब कम से कम वक्फ बिल के बहाने ये लोग सारे सिर जुटा करके एक जगह बैठ तो गए, तो इनको एक थैंक यू लिख करके नरेंद्र मोदी को भेजना चाहिए कि आपकी वजह से हम लोग कम से कम फिर से एकजुट हो गए हैं। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 18वीं लोकसभा का जब से गठन हुआ है, तब से और शुरू में जब ये राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव आया था, जब सभी दलों के नेताओं ने अपने भाषण दिए थे, अपने विचार रखे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और फिर प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया था, जैसा कि हमेशा होता है। उस समय राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एरोगेंस थी, उसको लेकर के जो इंडी गठबंधन के बाकी दलों के नेता थे, उनको अपच हो गया था। राहुल गांधी का तौर तरीका पचा नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि राहुल गांधी को लगा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, तो जितने भी घटक दल विपक्षी दलों के हैं, इंडी गठबंधन के हैं, मैं सबका नेता बन गया हूं, और अब मैं डंडा लेकर के हर दल के, संसदीय दल के नेता को भी और पूरे संसदीय दल को भी हाँक सकता हूं, जैसे पशुओं को हाँका जा सकता है। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई लोगों को। और आपको याद होगा, कीर्ति आजाद ने एक शुरुआत की थी जिसमें कहा था कि अगर ये लोग इंडी गठबंधन को नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें आ गई थी, उमर अब्दुल्ला की भी, शरद पवार की भी, अखिलेश यादव की भी, कि भाई कोई भी मीटिंग बुलाई नहीं जा रही इंडी गठबंधन के नेताओं की, और कुछ भी आगे के लिए कोई रोड मैप तय नहीं हो रहा है। तो कीर्ति आजाद ने कहा कि अगर ये लोग नहीं चला पा रहे हैं तो ममता बनर्जी कलकत्ता से ही चला लेंगी, उनको कमान सौंप दी जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय। उसके बाद फिर शरद पवार का बयान आ गया, राम गोपाल यादव का बयान आ गया, यानी अखिलेश यादव का भी बयान आ गया, कुछ दूसरे घटक दलों के नेताओं के भी बयान आ गए कि ममता बनर्जी में वो सारी क्वालिटीज हैं जो वो इंडी गठबंधन को लीड कर सकती हैं। उसके बाद से
कांग्रेस वालों को लगा कि यार हल्दी हाथ की से गिरा। गांठ मिली, ये हल्दी की गांठ मिली थी और हम पंसारी बन के बैठे थे, ये हल्दी की गांठ भी छीनने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है, अच्छा, खींचातानी इतनी ज्यादा कि हम राहुल गांधी को नेता मानने को ही तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव भी मानने को तैयार नहीं, शरद पवार भी, ममता बनर्जी भी, सारे घटक दलों के नेता। और केजरीवाल ने सबसे पहले इनको बाबा जी का ठुल्लू दिखाया कि मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूं, मुझे तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, दिल्ली में मुझे तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ना। तो अब जो आपका बजट सत्र शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट सेशन होता है बजट सत्र, कोई मीटिंग ही नहीं, कोई रणनीति ही नहीं, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आपस में। अब जाकर के ये जब वक्फ का मामला आया तो अलग अलग राज्यों में इन सबको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना होता है और मुसलमान वोटों की इनको तलबगारी रहती है एक तरीके से, तो इनको लगा कि चलो एक मुद्दा तो ऐसा है जहां इसी तरीके से बैठ करके कम से कम बातचीत तो कर लें आपस में। तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी हो सकता है। तो बाकी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब रोक नहीं पाएंगे इस। जो एक ये शाहीन बाग 2.0 की जो बात हुई है सर, इसका क्या बोलते हैं आप? काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। दूसरी बात यह है, 15 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री हैं। 7 राज्यों में, 6 राज्यों में एनडीए के घटक दलों की सरकारें हैं। यानी देश के करीब 22 राज्यों में तो इस समय एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो वहां तो अगर शाहीन बाग कहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ा जोर का डंडा पड़ने वाला है। और जो बाकी के राज्य बचते हैं, जहां ममता बनर्जी हैं, जहां कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं, एक में विजयन मुख्यमंत्री बने हुए हैं केरल, एक में आपके स्टालिन साहब हैं तमिलनाडु में, वहां पर अगर ये धरने और शाहीन बाग सजाना चाहें तो सजा लें, क्या दिक्कत है। लो जी सर, आ गई चिट्ठियां। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं चिट्ठियां आपके सामने रखता हूं। ये देख के तो आप भी खुश हो जाएंगे सर। अब भी आया मेरे पास नोटिफिकेशन, तो मैंने बोला आपको दिखा दूं। टीडीपी का ऑफिशियल व्हिप आ गया है, 3 लाइन व्हिप की, सब लोग प्रेजेंट रहें। एंड जेडीयू का भी ऑफिशियल आ चुका है, जी हाँ, जी हाँ, सब जी हाँ, सब लोग प्रेजेंट रहें। बिल्कुल। तो ये तो गेम ओवर हो गया सर। नहीं, इन्होंने कच्ची गोलियां खाई नहीं रखी हैं, ये लोग पूरी तैयारी के साथ ही आते हैं जब भी आते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि 3 दिन पहले अमित शाह ऑलरेडी मिल करके आए हैं नीतीश बाबू से। हम्म। तो बयानबाजी और पोस्चरिंग और मैसेज वो अलग है, भेजना, हाँ। वो उसके बाद सब वो अपनी क्या, जगह। एक मोदी जी ने भी एक गड़बड़ करी थी ना, अभी क्या करी थी वो, क्या सुहागत है? सौगात, पता नहीं, सौगाते मोदी। मैं मेरे को तो नाम नहीं याद हुआ वो, बट बेवकूफी थी वो। ठीक है, अब जो उनको पॉलिटिकल गेम खेलनी है खेलने दो सर। अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज दोपहर में एक स्टेटमेंट आया कि भाई हम बीजेपी तक के सांसदों को बोलते हैं कि इसको कभी इसको वोट मत करिएगा, और ये सब चीजें उन्होंने बोला है। तो आपको क्या दिखता है, ये जो पर्सनल लॉ बॉडीज हैं, ये जो थोड़े सिविल सोसाइटी वाले, जो सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम्स और मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बोलते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहेगा सर? क्योंकि ये लोग तो वही ना, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम्स, इन चीजों पे बात करेंगे। तो ऑब्वियसली वो तो बाहर से ही इनको वो मिलेगा टूल किट। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट इस बारी किस तरह इन चीजों को हैंडल करेगी? देखिए, जिसका आप अभी चर्चा कर रहे थे ना, सौगाते मोदी, उसको लेकर के मोदी जी की बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है और सवाल खड़े किए गए कि भाई क्यों किया गया। तो मेरा कहना ये होता है कि मोदी जी कभी कभी चीजों को टेस्ट करते हैं। तो हमने देखा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी औरतों की और बच्चों की और युवाओं की, सौगाते मोदी का किट हासिल करने के लिए, वो सारा सामान हासिल करने के लिए। और कई जगह तो धक्का मुक्की भी देखी गई है। इसका मतलब क्या है आदि जी? इसका मतलब ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो दूसरी संस्थाएं हैं, ये जो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, इकरा हसन जैसे लोग हैं,
तौकीर रजा जैसे लोग हैं, इनकी अपीलों का भी उस पसमानदा मुसलमानों पर आंशिक असर ही होता है, जो कई तरह के अभावों में जी रहे हैं और जीने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं। ये एक तरीके से, वो कहते हैं ना, जैसे किसी तालाब के किनारे आप बैठे और एक ढेला उठा करके फेंके कि कितनी लहरें उठ रही हैं, तो मोदी जी ने टेस्ट किया है कि इनके साथ सारे लोग हैं या कुछ इनकी बात नहीं सुनते हैं। तो इनकी बात, इनका बस चलता तो ये तो कह रहे थे कि नहीं, ये सौगात मोदी किट लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जो खाने पीने का सामान है, लत्ते कपड़े हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको ग्रहण ही मत करो। लेकिन वहां तो लाइन लाइन लग गई वहां तो इसका मतलब ये है कि अब जो वक्फ बिल पास हो रहा है, इस पर जैसे बाकी लोग छाती पीट रहे हैं, ऐसे वक्फ बोर्ड वाले भी और दूसरी संस्थाएं भी थोड़ा बहुत रोएंगे पीटेंगी। अब आप मुझे ये बताइए, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, इनके नीचे से जमीनें खींच करके वापस ले रहे हो, रोने लिटरली का हक भी रोने का हक भी लिटरली नहीं दोगे इनको, लिटरली जमीनें खींच रहे हो और कुछ नहीं है। तो मतलब रोने का हक भी नहीं देंगे क्या? तो रोने पीटने का हक तो बनता है उनका, वो नहीं छीन सकते। अभी न्यूज आई है कि उद्धव ठाकरे SSUBT ने बोला है कि भैया हम वक्फ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और जो भी चीजें हो रही है ये क्या नाम है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट सर यहाँ पर मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, जो मेरे को देख के जो मतलब, और इस बार ही सही में बोलूं, बीजेपी ने बड़े अच्छी तरह खेला है इसको। एक तो चर्च ऑफ भारत की तरफ से जो एक चिट्ठी आई, ठीक है जी, कि साहब ये जो जो भी वक्फ में जो गवर्नमेंट कर रही है, वी सपोर्ट इट। दूसरी चिट्ठी आई केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस के ऊपर से भी, कि साहब ये हमको चाहिए। अब ये दो चीजों को लेके किरण रिजिजू ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़े आराम से उन्होंने समझाया कि ये है। आप इसको कैसे देखते हो सर? ये तो मतलब बोलते हैं ना, सिलेबस से बाहर का सब्जेक्ट आ गया सर। ये क्या हुआ? नहीं नहीं, केरल में तो सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ वालों ने कब्जा रखी हैं। केरल में तो ये लोग पीड़ित हैं और ये सवाल पहले से ही उठाते आ रहे हैं। तो अब यही काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो वो लोग क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे सर? तो वो तो पीड़ित पक्ष है। तो और ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि ये लोग अंधेरे में थे, इनको सब पता था कि कहां कहां से किस किस तरह का सपोर्ट हमें मिलने वाला है। और ये कुछ दिन का शोर शराबा रहेगा, ये सब शांत होकर के बैठ जाएंगे और फिर कपिल सिब्बल जैसों की भी तो दुकानें चलनी है, अभिषेक मनु सिंह भी, ये भी तो इनके पास जाएंगे। ये जब ये सब कानून वानून बन जाएगा, राष्ट्रपति की चिड़िया बैठ जाएगी, तो उसके बाद ये फिर उनके पास जाएंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। तो वो तो जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम जो है चैलेंज पहले सुप्रीम कोर्ट में करवा के ये देख चुके हैं। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट में 9-10 याचिकाएं अलग PIL अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगवा दी गई थी मोदी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो ये मोदी जी से पार पा नहीं रहे हैं। तो इनको लगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही किसी तरीके से कोई सूत्र मिल जाए तो इनको बदनाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके वो सारी PIL जो है वो रद्द हो गई थी। तो उसी के बाद तो वो दीपक मिश्रा के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए इकट्ठा हुए थे सारे के सारे, कि जी ये तो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, हमें तो CJI पे कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। वो 4-5 जजों से बैठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई थी। तो ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, ये जो वक्फ के द्वारा कब्जाई हुई जमीनें हैं, इनकी कहीं किसी अदालत में सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। भाई संवैधानिक व्यवस्था तो ये है ना कि जब सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो फिर इसकी समीक्षा क्यों नहीं कर सकता?
आखिर में मैं सर ये पूछूंगा, क्योंकि कोर्ट्स इस टाइम पे मतलब बड़े टेढ़े मेढ़े तरह से इनके वो आ रहे हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट से जैसे आज आया कि भाई कपिल शर्मा के ऊपर हम लगाएंगे, केस लगाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया यूपी सरकार के ऊपर कि साहब आप ये बुलडोजर चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेरे को ये दिखता है कि जब से मोदी जी ने ये कोर्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा स्क्रूटाइट करने की कोशिश करी है, टेढ़े मेढ़े जजमेंट आने शुरू हो गए हैं सर। तो अभी आप देखते हैं कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म इस मौके पे सर? मैं वो ऑन एयर कहना नहीं चाहता। अभी मणिपुर में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों का दौरा हुआ है, मौका मुआयना करने का उनको शौक चढ़ाया, और उसके बाद सुनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी गया है। हाँ, ये जो एक्टिविज्म दिखाई दे रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी सीख लेने को तैयार नहीं है। यशवंत वर्मा के यहाँ जो नोटों में आग लगी है, अब वो लगी है, लगाई गई है, क्या हुआ है, ये इससे भी कोई संकेत वो ले नहीं रहे हैं। और ये जो फिर नए सिरे से चर्चा शुरू हुई है, राज्यसभा में सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि जो इन्होंने न्यायिक आयोग कानून बनाया, मोदी सरकार ने 2015 में उसको आउटराइटली जो है रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको फिर से लाने की जरूरत है, और एक पारदर्शिता लाने की जरूरत है, न्यायिक सुधारों की जरूरत है। कॉलेजियम सिस्टम जो चला आ रहा है, जिसमें तमाम तरह की मनमानी होती है, जजों की चयन को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के, और उनकी सेवा शर्तें और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उस पर भी सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान अकेला ही देश है पूरी दुनिया में जहां कॉलेजियम सिस्टम है। इसके अलावा दुनिया के किसी देश में ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो हद से ज्यादा कुछ चीजों में दखलंदाजी, और आज इस सरकार को फटकार लगाई, आज उस सरकार को फटकार लगाई, शांति व्यवस्था बनाए रखने की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बड़ी आसानी से फिर सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। लेकिन अगर व्यवस्थाओं को ठीक से काम करना है और लोगों को कड़ा संदेश देना है, तो फिर तो बुलडोजर का यूज करना पड़ेगा। वो बात आपकी ठीक लगती है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जिस तरह से अभी जो है वो हार्ड मैसेज अगर नहीं देंगे आप, तो वो नीचे तक नहीं जाएगा सर। आखिर सवाल मैं पूछता हूँ सर आपसे, कल जो ये पूरा प्रेजेंट होगा, उसके बाद ये फिर राज्यसभा, ये वो सब कुछ जाएगा, आपको क्या लगता है सर? ये अभी 2 दिन बाकी हैं, कल 2 तारीख है, 3 और 4 को आखिरी दिन है, और जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि ये इस सत्र में ये पूरी तरह पास हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं सर इस पे? सरकार की तैयारी पूरी है, वो तैयारी के साथ ही आई है, और 2 तारीख को लोकसभा में और 3 तारीख को राज्यसभा में अगर पेश करने का फैसला किया है, तो सोच समझ करके किया है। और 4 अप्रैल फिर भी बची रहती है। 4 अप्रैल को संसद का सत्रावसान होना है, तो कहीं कोई कमी बेसी रह जाएगी तो 4 अप्रैल है अभी सरकार के पास। और ऐसा भी नहीं होता है कि सरकार जो है अगर जरूरत पड़े तो 1-2 दिन के लिए सेशन बढ़ा नहीं सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो वो पूरी तरीके से तैयार है, और ये बिल हम पास होते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए और इनसाइट के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मोड़ रहेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रिफॉर्म रहेगा सोशल रिफॉर्म्स के हिसाब से। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स दैट बिल्कुल। भारत कर रहा है। सो आई होप सब कुछ आराम से निकल जाए। वी आर नॉट वांटिंग, हमारे कोई ऐसा वो नहीं है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी लीगली प्रॉपर्टी है उसके पास रहनी चाहिए, और जो चीज सेल्फ वक्फ किसी ने करी हुई है और वो रजिस्टर हो रखी है, उसके अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी हाँ, कोई प्रॉपर्टी रखते रहो, करिए जो करना है आपको उसके अंदर। बट ये जो हड़पाने की चीजें होती है वो ऑब्वियसली
ठीक नहीं है। ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ऑफ कोर्स चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर, अगली बारी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।